नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन किया। उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले में लैंगिक हमले का सबसे महत्वपूर्ण घटक लैंगिक अपराध की नीयत है। ऐसे में स्पर्श होना जरूरी नहीं है। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारत के फार्मा क्षेत्र के बाजार अध्ययन पर प्रमुख निष्कर्ष जारी किए। डिजिटल ऋण पर आरबीआई कार्यकारी समूह ने डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए कानून बनाने पर विचार किया। प्रधानमंत्री ने सिडनी डायलॉग में मुख्य व्याख्यान दिया और उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी के क्रमिक और त्वरित विकास की चर्चा की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मेलन का आयोजन किया है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम यानी पेसा अधिनियम 1996 को संविधान के पंचायती राज भाग 9 के प्रावधान को अनुसूची 5 क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। अनुसूची 5 के तहत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आता है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है। वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में पेसा अधिनियम की स्थिति पर किए गए एक अध्ययन में अधिनियम के खराब कार्यान्वयन को रेखांकित किया गया था। 4 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने अभी तक पेसा नियम नहीं बनाए हैं। इसके अलावा अधिनियम ने जनजातीय समुदायों की आजीविका में प्रगति को सक्षम किया। हालांकि कई चुनौतीपूर्ण अंतराल अभी भी मौजूद हैं। पेसा अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा और पंचायतों को शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। ये पंचायतों के संबंध में सभी कानूनों को प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों की पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होने का आह्वान करता है। ये राज्य सरकार को ग्राम सभाओं और पंचायतों को स्थानीय स्वशासन संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का भी निर्देश देता है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी 10 राज्यों को अपने राज्य पंचायती राज अधिनियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। ये 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। दरअसल पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि जनजातीय समुदाय के बीच पेसा के बारे में जागरूकता की कमी है, छोटे स्तर पर ग्राम सभा और पंचायतों को सीमित स्वायत्तता है, जनजातीय संस्कृति की पर्याप्त समझ न रखने वाले अधिकारियों द्वारा अधिनियम का कार्यान्वयन और देखरेख करना, संस्थागत तंत्र और सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की कमी है। इसके अलावा पेसा के प्रावधानों का उल्लंघन भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके अलावा पेसा को शब्दशः अपनाने में भिन्नता है। अगली खबर बाल अधिकारों से जुड़ी है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले में लैंगिक हमले का सबसे महत्वपूर्ण घटक लैंगिक अपराध की नीयत है। सिर्फ स्पर्श होना ही जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले के निर्णय को रद्द कर दिया है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत एक व्यक्ति को आरोपों से मुक्त कर दिया था। निर्णय में ये कहा गया था कि बिना पेनिट्रेशन के लैंगिक प्रयोजन के साथ त्वचा से त्वचा का कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 में दोनों स्पर्श, चाहे वो प्रत्यक्ष हो और चाहे वो अप्रत्यक्ष, इनको शामिल किया जाता है। अगर बम्बई हाई कोर्ट के पहले के निर्णय को मान लिया जाए तो अधिनियम अस्वीकार्य व्यवहार की एक संपूर्ण श्रृंखला को वैध मान लेगा। इससे एक बच्चे की गरिमा और स्वायत्तता बेहद कमजोर हो जाएगी। शरीर के लैंगिक अंग को स्पर्श करने का कृत्य या शारीरिक संपर्क से संबंधित कोई भी अन्य कार्य यदि लैंगिक प्रयोजन से किया जाता है तो पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के अर्थ में ये लैंगिक हमला माना जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं पॉक्सो अधिनियम 2012 के बारे में। इसे बच्चों को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी आदि जैसे अपराधों से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। ये ऐसे अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। ये निर्धारित करता है कि बाल लैंगिक शोषण के एक मामले का अपराध की शिकायत दर्ज कराए जाने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर
भीतर निपटान किया जाना चाहिए। अधिनियम के मुताबिक 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक माना जाएगा। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में बच्चों के खिलाफ लैंगिक अपराधों के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा का प्रावधान करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। इसके अलावा पॉक्सो नियम 2020 भी शामिल किए गए, जिसके तहत कर्मचारियों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन का प्रावधान किया गया। राज्य सरकारें बाल संरक्षण नीति बनाएंगी, पुलिस कर्मियों और फोरेंसिक विशेषज्ञों की क्षमता का निर्माण किया जाएगा और हितधारकों का समय समय पर प्रशिक्षण किया जाएगा। अगली खबर पर्यावरण संरक्षण से। तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ अधिसूचना 2019 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। ये अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है। इस अधिसूचना में कई प्रमुख संशोधन किए गए हैं, जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस के विकास और उत्पादन तथा खोजपूर्ण ड्रिलिंग कार्यों को पूर्व CRZ मंजूरी से छूट प्रदान की जाएगी। विशुद्ध रूप से अस्थायी और मौसमी संरचनाओं को मानसून के मौसम के दौरान पर्याप्त सावधानियों के साथ बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा जब तक लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार के छोटे द्वीपों में लागू एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएं संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार नहीं की जाती हैं, तब तक CRZ अधिसूचना 2011 लागू रहेगी। इसके अलावा अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में बालू अवरोधों यानी सैंड बार्स को पारंपरिक तटीय समुदायों द्वारा केवल मैनुअल तरीके से ही हटाया जाएगा। CRZ उच्च ज्वार स्तर से 500 मीटर तक और निम्न ज्वार स्तर तथा उच्च ज्वार स्तर के बीच की भूमि से प्रभावित समुद्र, खाड़ी, ज्वारनदमुख, क्रीक, नदियों और पश्च जल के तटीय हिस्सों को CRZ के तहत वर्गीकृत किया गया है। CRZ को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। CRZ विनियमन 2019 पारित किया गया है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये विनियमन CRZ 3 के लिए अलग अलग श्रेणियां प्रदान करता है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स मानदंडों को आसान बनाता है। तटीय समुदायों द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले गंभीर रूप से सुभेद्य तटीय क्षेत्रों को परिभाषित करता है। इसमें 4 श्रेणी बनाई गई हैं। CRZ 1 के तहत वे क्षेत्र शामिल किए जाते हैं जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं। वहीं CRZ 2 के तहत विकसित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। CRZ 3 के तहत तटीय क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए हैं और CRZ 4 के तहत समुद्र में 12 नॉटिकल माइल और ज्वारीय जल निकायों के 5 PPT के भीतर तक के जल को शामिल किया जाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारत के फार्मा क्षेत्र के बाजार अध्ययन पर प्रमुख निष्कर्ष जारी किए। इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च में फार्मास्यूटिकल का योगदान 43.2% है, जो इसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाता है। फार्मा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना, फार्मास्यूटिकल संवर्धन और विकास योजना और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की देश में कुल स्वास्थ्य व्यय में अनुमानित हिस्सेदारी 62.7% है। भारत में दवाओं की बिक्री में जेनरिक दवाओं का सबसे ज्यादा हिस्सा है। इसके अलावा अध्ययन में ये भी कहा गया है कि वितरण के ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके सह अस्तित्व में होंगे। इसके अलावा लंबे समय की स्थितियों के लिए दवाओं वाली श्रेणियों में ऑनलाइन साधन की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है। भारत में ई फार्मेसी 2 प्रमुख मॉडलों के तहत कार्य करती है, इन्वेंट्री आधारित मॉडल और मार्केट प्लेस आधारित मॉडल। मार्केट प्लेस आधारित मॉडल के तहत एक महत्वपूर्ण भाग संपन्न किया जाता है। इसमें ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने वाले एक मध्यस्थ प्रौद्योगिकी मंच की भूमिका निभाती है। ये अध्ययन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करने, विजिबिलिटी बढ़ाने और गैर ब्रांडेड जेनरिक दवाओं के लिए जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क को विस्तृत करने का सुझाव देता है। इस अध्ययन का लक्ष्य सभी के लिए सस्ती दवाओं के उद्देश्य को प्राप्त करने में भारत में फार्मा बाजार की सहायता करना है। भारत में औषध क्षेत्र की बात करें तो भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। विश्व स्तर पर भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादन के मामले में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के संदर्भ में 14वें स्थान पर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार अगले दशक में घरेलू बाजार के 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है।
अगली खबर अर्थ जगत से। डिजिटल ऋण पर आरबीआई कार्यकारी समूह ने डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए कानून बनाने पर विचार किया। डिजिटल ऋण पर समूह ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित भारत में डिजिटल रूप से दिए जाने वाले ऋणों की निगरानी के लिए एक अलग कानून बनाने की सिफारिश की है। कार्यकारी समूह ने अन्य प्रमुख सिफारिशें भी दी हैं, जैसे कि डिजिटल माध्यम से ऋण देने वाली एजेंसियों की तकनीकी साख को सत्यापित करने के लिए एक नोडल एजेंसी और विनियामक संगठन की स्थापना करनी चाहिए। अब विनियमित ऋण प्रदायगी गतिविधियों पर प्रतिबंध अधिनियम को लागू करके अवैध ऋण गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए आधारभूत प्रौद्योगिकी मानकों का अनुपालन एक पूर्व शर्त होनी चाहिए। डेटा भारत में ही स्थित सर्वर में संग्रहित किया जाना चाहिए। इस समूह ने ये कहा है कि प्रत्येक ऋणदाता द्वारा एक एंटी प्रेडेटरी लैंडिंग नीति तैयार की जानी चाहिए। ये नीति आरबीआई द्वारा परिभाषित की जाने वाली विशेषताओं के आधार पर होनी चाहिए। डिजिटल लैंडिंग ऐसे ऋणों को प्रस्तावित करने की प्रक्रिया है जिनके लिए आवेदन, उनका वितरण और प्रबंधन केवल डिजिटल माध्यम से ही किया जाता है। इसमें ऋणदाता डिजिटल डेटा का उपयोग ऋण संबंधी सूचित निर्णय लेने और बुद्धिमत्ता पूर्ण ग्राहक संपर्क स्थापित करने के लिए करते हैं। इस प्रणाली में 3 मुख्य अभिकर्ता होते हैं। पहला है आरबीआई, विनियमित संस्थाएं जैसे कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। दूसरा है अन्य विनियमित संस्थाएं और तीसरा है तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं सहित अविनियमित इकाइयां। हालांकि डिजिटल ऋण से कई मुद्दे जुड़े हुए हैं, जैसे कि अनधिकृत डिजिटल ऋणदाता, मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुंचने के लिए समझौतों के दुरुपयोग के माध्यम से डेटा गोपनीयता का उल्लंघन करना। इसके अलावा उच्च ब्याज दरें और आक्रामक तरीके से ऋणों की वसूली। अगली खबर भी डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने सिडनी डायलॉग में मुख्य व्याख्यान दिया और उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी के क्रमिक और त्वरित विकास की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत की लोकतांत्रिक मजबूती और डिजिटल संप्रभुता की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत साझा समृद्धि और सुरक्षा के लिए साझेदारों के साथ कार्य करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने भारत में हो रहे 5 महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत में विश्व की सबसे व्यापक सार्वजनिक सूचना अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। इसमें एक विशिष्ट डिजिटल पहचान और कुशल भुगतान अवसंरचना शामिल है। भारत में अभिशासन और समावेशन, सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी, लाभ वितरण और कल्याण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला स्टार्टअप तंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और सेवा क्षेत्रों, यहाँ तक कि कृषि में भी व्यापक डिजिटल रूपांतरण देखा जा सकता है। इसके अलावा 5G और 6G जैसी दूरसंचार प्रौद्योगिकी में स्थानीय क्षमताओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक देशों को एक साथ कार्य करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हुए डेटा गवर्नेंस के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करने और सीमा पार प्रवाह के दौरान डेटा की सुरक्षा और संरक्षा पर बल दिया था। गोपाल कृष्णन समिति के अनुसार लोकतंत्र में डेटा को एक राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। ये पारदर्शी नीति निर्माण और समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही डेटा एकाधिकार को रोकने और अनुचित प्रथाओं की निगरानी करने के लिए भी डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सिडनी डायलॉग ऑस्ट्रेलिया की सामरिक नीति संस्थान की एक पहल है। ये पहल उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों का आकलन करने के लिए राजनीतिज्ञों, व्यापार जगत और सरकार को एक साथ एक मंच पर लाती है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 रेरा। सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम रेरा 2016 के प्रावधान उन परियोजनाओं पर लागू होते हैं जो परिचालनरत हैं और जिनके लिए पूर्णता प्रमाण पत्र कानून के अधिनियमन के समय प्राप्त नहीं किए गए थे। रेरा अधिनियम रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने और खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। ये अधिनियम विनियामक उद्देश्यों के लिए भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का प्रावधान करता है। आपको बता दें कि अचल संपत्ति एजेंट्स का इस प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ये अधिनियम भू संपदा अपीलीय अधिकरण का प्रावधान करता है। इसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से एक न्यायिक सदस्य होगा और दूसरा तकनीकी या प्रशासनिक अनुभव रखने वाला सदस्य होगा।
जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी। हाल ही में जारी खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय काष्ठ आधारित उत्पाद जैसे कि इंजीनियर्ड काष्ठ उत्पाद और काष्ठ आधारित टेक्सटाइल फाइबर दो उभरती हुई वन उत्पाद श्रेणियां हैं। ये वैश्विक संकट के लिए नवीकरणीय और स्थायी समाधान प्रदान कर सकती हैं। ये दोनों उत्पाद जैव अर्थव्यवस्था की अवधारणा को साकार करने में मदद कर सकते हैं। जैव अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें खाद्यान्न, ऊर्जा, विभिन्न उत्पाद और सेवाओं के उत्पादन के लिए नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। जैव अर्थव्यवस्था में जैविक संसाधनों जैसे कि पशुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों और जैविक अपशिष्ट सहित उत्पन्न बायोमास पर निर्भर रहने वाले सभी क्षेत्रों और प्रणालियों तथा उनके कार्यों और सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व। हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कुंदेरा और तलाडा पर्वतमालाओं में से कुछ बाघों के लापता होने की सूचना मिली है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के पूर्वी भागों में करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के संगम पर स्थित है। इसमें शामिल है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और कैला देवी अभ्यारण्य। इस टाइगर रिजर्व में बनास नदी और चंबल नदी प्रवाहित होती है। यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें ढाक सबसे सामान्य है। वृक्षों में खैर, खजूर, बरगद, ककेड़ा, गोंद आदि शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर तेंदुए, धारीदार लकड़बग्घा, सामान्य हनुमान लंगूर, रिसस मकैक, सियार, जंगली बिल्लियां, काला हिरण, काली गर्दन वाला खरगोश और चिंकारा पाए जाते हैं। ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना के पोत INS त्रिकंद को वर्तमान में ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना द्वारा इस क्षेत्र में एक फ्रंटलाइन पोत की तैनाती की जा रही है। इसके कई उद्देश्य हैं, जैसे कि व्यापारिक पोतों की सकुशल और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, समुद्री समुदाय में विश्वास जगाना और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में योगदान करना। बायोमार्कर। IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने रक्त आधारित बायोमार्कर की पहचान की है। ये ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित व्यक्तियों में रोग की प्रगति का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। बायोमार्कर किसी बीमारी की उपस्थिति या उसकी गंभीरता का एक मापन योग्य संकेतक है। बायोमार्कर का उपयोग किसी जीव की विशेष रोग अवस्था या किसी अन्य शारीरिक स्थिति के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। ये दवा के विकास में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होयसल युग के मंदिर। बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर और हेलेबिडु का होयसलेश्वर मंदिर होयसल वास्तुकला और कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। होयसल राजवंश ने 11वीं से 13वीं शताब्दी तक कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। होयसल मंदिरों को कभी कभी मिश्रित या वेसर शैली से निर्मित भी कहा जाता है, क्योंकि ये उनकी अनूठी शैली है कि वो न तो पूरी तरह से द्रविड़ शैली लगती है और न ही नागर, बल्कि ये इनके बीच की कोई शैली दिखाई देती है। ये मंदिर अपनी मूल तारे जैसी निर्माण योजना और सजावटी नक्काशी की प्रचुरता की वजह से अन्य मध्यकालीन मंदिरों से अलग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ये मंदिर आमतौर पर एक उठे हुए चबूतरे पर बनाए गए हैं, जिसे जगती के रूप में जाना जाता है। ये भक्तों को मंदिर की परिक्रमा के लिए एक पथ प्रदान करता है। सब्ज बुर्ज। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास सब्ज बुर्ज का मकबरा एक अष्टकोणीय मकबरा है। इसकी संरचना में शीर्ष पर एक नीला गुंबद है और इसे लोकप्रिय रूप से नीली छतरी के नाम से जाना जाता है। कुछ मुगल इतिहासकारों के अनुसार सब्ज बुर्ज का मकबरा फहीम खान के लिए बनाया गया था, जिसकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। वो चौथे मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान अब्दुल रहीम खान का सेवक था। इसके नीचे दफनाए गए व्यक्तियों की पहचान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि शुद्ध सुनहरे और लेपिस रंग में चित्रित इसकी दोहरी गुम्बद संरचना से युक्त छत की वजह से इसका काफी महत्व है। इसके संरक्षण के प्रयास शुरू होने के बाद इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी को मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। डॉक्टर कपानी को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। वो वर्ष 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से छवियों को प्रसारित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव रखी थी। उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स संचार, लेजर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी आदि क्षेत्रों में कार्य किया।
किया था। उन्हें वर्ष 1998 में यूएसए पैन एशियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द एक्सीलेंस 2000 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस सहित कई विज्ञान संबंधी संस्थाओं के फेलो रह चुके थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और टीकाकरण जल्द से जल्द और अवश्य पूर्ण कराइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।